नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अजीबो-गरीब वाक़या हुआ। थोड़ा-सा 8-9 मिनट में इसको निपटाऊँगा। बहुत अजीबो-गरीब वाक़या हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो सुनवाई कर रहे थे, वो उन्होंने कहा कि हम तो ऑर्डर करने ही वाले थे। हम ऑर्डर करने ही वाले थे, फिर भी ऐसे रेयर डिवोर्स बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। ये रेयर टाइप का यहाँ पर सैक्रिफ़ाइस है डिवोर्स करते समय। हम सब जानते ही हैं कि आजकल डिवोर्स के मामलों में ज़्यादातर महिला पक्ष एक बड़ा अमाउंट एलिमनी के रूप में माँगती है। मेंटेनेंस भी माँगा जाता है, लेकिन आजकल महानगरों के अंदर ख़ास तौर से वो पुराना प्रोसीजर नहीं रहा, वो पुराना समाज भी नहीं रहा जो ड्यूटी ओरिएंटेड होता था, जिस समाज में लोग कह देते थे, "ठीक है, तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहें, खुश रहेंगे।" आजकल के ज़माने में ऑनरेबल कोर्ट में केस आता है और केस डिवोर्स का जब आता है तो उससे पहले तमाम क्रिमिनल केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। तिमा क्रिमिनल केस इसलिए लड़के के ऊपर फाइल किए जाते हैं ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके। अब वो अपनी जान बचाना चाहता है, छुटकारा चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे केस गलत होते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या शहरों में इस तरह की है कि एक क्रिमिनल केसेस कई एक फाइल किए जाते हैं। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कई बार ये डायरेक्शन करना पड़ा कि बिना नोटिस के मैट्रिमोनियल केसेस में किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले मीडिएशन सेंटर भेजा जाएगा, यानी कि मुकदमा फाइल होता है तो वो पहले महिला पुलिस के पास जाए, महिला पुलिस उसको मीडिएशन सेंटर भेजे, मीडिएशन सेंटर में दोनों को बुलाकर उनके बीच का मीडिएशन करवाया जाए, कोशिश की जाए कि उनका विवाह ना टूटे और उनको कन्विंस कर लिया जाए, क्योंकि अहम की लड़ाई बहुत बार होती है। दोनों के अहंकार की, परिवारों के अहंकार के ये विषय रहते हैं, दोनों ही पक्ष के। ये चूँकि समाज बिगड़ चुका है, समाज में ड्यूटी ओरिएंटेड समाज खत्म हो चुका है, अब चूँकि राइट ओरिएंटेड समाज बना हुआ है, पश्चिम की बयार यानी कि पश्चिम का जो प्रभाव है राइट ओरिएंटेड का, वो बना हुआ है, तो सभी के पास राइट है, ड्यूटी की बात करता ही नहीं कोई। यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 लोग क्लेम करते हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोलेंगे, तो कहेंगे ये बोलना तो मेरा अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 19(2) भूल जाते हैं कि उसकी कुछ मर्यादाएँ हैं, उसकी कुछ लिमिटेशन है। तो ये तो सारे समाज में है, अब उसको कानूनी जामा जो भी पहनाया जाए, जो भी क किया जाए, लेकिन ये एक अधिकार मेरा है और मेरे अधिकार के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसलिए ये रहता है। अब ऐसे मामलों में जहाँ इतनी बड़ी एलिमनीज़ डिमांड की जा रही हों, जहाँ बड़े क्लेम किए जा रहे हों, जहाँ पर क्रिमिनल केसेस बहुत सारे फाइल इसलिए किए जा रहे हों कि नेगोशिएशन करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 377 को नलिफाइड घोषित कर दिया, वो भी केसेस लगा दिए जाते थे। आजकल मैरिटल रेप का मामला चल रहा है, वो भी तमाम तरह की एनजीओज़ कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं कि भई मैरिटल रेप लगाया जाए, यानी कि इसको वैधता दी जाए। तो ये समाज में चल रहा है, हम वेस्टर्न प्रभाव में हैं और वेस्टर्न प्रभाव में अगर होंगे तो वो ड्यूटी ओरिएंटेड समाज उनका नहीं है, उनका राइट ओरिएंटेड समाज है, और जहाँ राइट ओरिएंटेड समाज होता है वहाँ प्रशासन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जहाँ राइट ओरिएंटेड समाज होता है वहाँ पर कोर्ट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जहाँ राइट ओरिएंटेड समाज होता है वहाँ झगड़े बहुत होते हैं, जहाँ राइट ओरिएंटेड समाज होता है वहाँ करप्शन खूब से रहता है, जहाँ राइट ओरिएंटेड समाज होता है वहाँ पर अहंकार की लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। लेकिन जो ड्यूटी भारत का जो ओरिजिनल समाज है, मैं आज फंडामेंटल राइट का पोर्शन लिख रहा था, तो हमने कहा कि भाई ढूँढो अपनी टीम से कि ढूँढो कि एंशिएंट टाइम में फंडामेंटल राइट्स का क्या है? तो मालूम पड़ा कि एंशिएंट टाइम पर जब तक मुसलमान भारत में नहीं आए, उससे पहले राइट ओरिएंटेड समाज ही नहीं है। सबका कर्तव्य है, राजा का भी कर्तव्य है, और राजा कर्तव्य के रूप में बैठा, और जहां राजा राइट लेकर बैठता है वहां हमारे समाज में उसको हटाने की प्रथाएं हैं। ऐसा पूरा का पूरा इतिहास, तमाम टेक्स्ट, तमाम मैं समझता हूँ कि एंशिएंट ग्रंथ भरे पड़े हैं। वो चाहे किसी भी पीरियड की बात करें, हम बात करें वैदिक काल की, हम बात करें उपनिषदों की, हम बात करें पौराणिक काल की, हम बात करें एपिक काल की यानी कि रामायण और महाभारत के काल की, हम उसके बाद के कालों की भी गुप्तों तक अगर चर्चा करते हैं, तो सब ड्यूटी ओरिएंटेड है। यही कारण था कि ना तो भारत में अदालतें थीं, ना भारत में ज़्यादा प्रशासन था, ना भारत में ज़्यादा झगड़े थे, ना भारत में ज़्यादा
करप्शन था। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी समझकर कुछ न कुछ करता था। पति की पत्नी के प्रति ड्यूटी, पत्नी के पति के प्रति ड्यूटी, बेटों का पिता, पिता का बच्चों के प्रति ड्यूटी, इस यहाँ तक कि सूर्य के प्रति ड्यूटी, पृथ्वी के प्रति ड्यूटी, पेड़ों के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, सबके प्रति हमारी कुछ ड्यूटियाँ, कुछ हमारे कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों के जो ग्रंथ हैं, इनको ही हम धर्म के नाम से जानते हैं और धार्मिक ग्रंथों के नाम से जानते हैं कि भाई व्यक्ति की ड्यूटी क्या है, कौन हमें क्या देता है और हमारा क्या कर्तव्य बनता है। लेकिन जब पश्चिम के बयार में आप बह गए तो फिर राइट ओरिएंटेड हो गया। राइट ओरिएंटेड हो गया तो मर्जी हो उतना मांग लो, मर्जी हो उतना, और मांगने के लिए कोर्सिव मेथड्स का इस्तेमाल करो, मांगने के लिए तमाम उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करो, मांगने के लिए मतलब ज्यादा धन मिल जाए, स्टेटस मेंटेन करना है सबको, ज्यादा धन मिल जाए, ये सब चल रहता है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में केस आया, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। आर्टिकल 142 तक नौबत आ गई। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को तब लगाना पड़ता, 3 जजेस की बेंच ने क्लेरिफाई किया कि अगर शादी ऑलरेडी डेड पड़ी हो, मतलब कि मृत पड़ी हो और उसमें कोई गुंजाइश ना हो, तो कानून कुछ भी कह रहा हो, अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों आते हैं और म्यूचुअल कंसेंट से मांगते हैं डिवोर्स, और सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास होता है कि शादी डेड पड़ी हुई है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, उसको डिवोर्स की डिग्री दे सकता है, उनके सेपरेशन अनाउंस कर सकता है, डिवोर्स अनाउंस कर सकता है। ये कानून में 3 जजेस की बेंच ने इसको एक फार्मूला बना दिया। तो आजकल बहुत बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट में केसेस आने लगे हैं इस बात के कि 142 अप्लाई करके हमारी शादी डेड पड़ी हुई है, इसको 142 अप्लाई करके इसको शून्य घोषित कर दिया जाए, यानी कि इसको डिवोर्स घोषित कर दिया जाए। अब ऐसी शून्य शादी पड़ी, मतलब 10 साल से पड़ी हुई है, 15 साल से पड़ी हुई, दोनों अलग-अलग रह रहे हैं, उनमें अब कोई रस नहीं बचा, दोनों अपनी-अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर बंधन नहीं बचा, एक दूसरे के ऊपर राइट नहीं बचा है, लेकिन वो कानूनी डिग्री हाथ में नहीं है। मुकदमा जब आया तो ये हुआ कि भाई म्यूचुअल कंसेंट से सेटलमेंट होना है, तो म्यूचुअल कंसेंट से सेटलमेंट होते समय लड़की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुप्रीम कोर्ट के सामने जुड़ी हुई थी और लड़के साइड से भी जुड़ा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट 142 का ऑर्डर करता उससे पहले ही उन्होंने पूछ लिया, भाई आप लोगों के बीच में सब सेटल हो गया, कोई लेन देन तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है, हम ऑर्डर करने जा रहे हैं। लड़के के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में तब तक ये कह दिया कि साहब बैंगल्स 2 बचे हुए हैं, वो मेरी माँ ने दिए थे, यानी कि लड़की की सास ने शादी के समय अपने सोने के कंगन दिए थे लड़की को, बहू को अपनी। अब कानूनी भाषा में उसको स्त्रीधन कहते हैं। स्त्रीधन लड़की का अपना होता है। स्त्रीधन का मतलब होता है कि विवाह के समय पर जो कुछ भी गिफ्ट दिया गया लड़के और लड़की को, वो लड़की को जो दिया गया वो उसका स्त्रीधन होता है, उसका पर्सनल धन होता है। चाहे वो मायके वालों ने दिया हो या ससुराल वालों ने दिए, जो गिफ्ट दिए, खासतौर से इसको गिफ्ट कह लीजिए, जो गिफ्ट दिया गया है लड़की को वो स्त्रीधन है। और लड़के को जो दिया गया है वो है दहेज। तो वो वापस करना होगा, लेकिन यूजेबल चीजें हैं वो दहेज की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन जो एक्सेस डिमांड थी वो दहेज की कैटेगरी में आती है। या कोई गिफ्ट दिया गया, लड़के को दिया गया, तो वो दहेज की कैटेगरी में आता है, वो वापस करना पड़ेगा। लेकिन लड़की को अगर कोई प्रसन्नता से चीज दी गई है तो उसको स्त्रीधन कहा गया है, और स्त्रीधन पर उसका व्यक्तिगत राइट होता है, चाहे भले ही प्रॉपर्टी उसको क्यों ना दी गई हो। बंगला लिख दिया है, गाड़ी लिख दी है, उसको प्रॉपर्टी लिख दी थी कि भाई चलो ये तुम्हें हम 2 हवाई जहाज देते हैं, वो स्त्रीधन होता है और स्त्रीधन पर लड़की का राइट होता है। कोर्ट ने पूछा कि भाई ये तो मुझे लगता है कि स्त्रीधन है। ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला की अदालत में था, उन्होंने कहा आई थिंक इट्स एन स्त्रीधन ऑफ द लेडी। उन्होंने ये कहा इट्स एन स्त्रीधन, वो कह रहे थे हम ऑर्डर करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा स्त्रीधन है, ये तो स्त्रीधन हुआ जो गिफ्ट में दिया गया था। तब तक लड़की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे थी, उनके वकील ने कहा कि साहब वो कड़े देने को तैयार है। लड़की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कहा कि मैं कड़े देने को तैयार हूं, मैं इनको ये इनके सोने की जो चूड़ियां हैं वो इनको वापस करती हूं, और कोई डिमांड नहीं। मतलब जब म्यूचुअल कंसेंट से उनका वो हुआ तो जो 2 सोने की चूड़ियां थी वो भी वापस करने की बात कर दी गई, और कोई डिमांड नहीं रखी गई, कोई एलिमनी नहीं मांगी गई, कोई मेंटेनेंस नहीं मांगा गया, और वो चूड़ियां भी उसने तत्काल कहा कि हम वापस कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट लाइव था तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पार्टीवाला को कहना पड़ा कि भाई ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, ये होता नहीं, हम तो ऑर्डर करने ही जा रहे थे, और ये स्त्री धन है आपका। लेकिन ये स्पिरिट
कि पीछे की बात जो हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि बीती बात बिसार के आगे आगे की सुतले, उसको इंग्लिश में उन्होंने कहा, लेट लीव द पास्ट एंड सी द फ्यूचर। यानी कि वो भूल जाओ, वो छोड़ो कि भविष्य उसमें क्या हुआ था पास्ट में, और आगे का रास्ता देखो। इट्स अ लाइफ। ये तो जस्टिस पार्टी वाला, हालांकि मैं उनसे बहुत खुश नहीं रहता, बहुत सारे ऑर्डर उनके ऐसे हुए हैं जिन जिन पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय शास्त्रों की, भारतीय दर्शन की बात कर दी आज। और वो बात ऑर्डर में लिख दी बाकायदा। मतलब वो उन्होंने ऑर्डर में लिखा कि भाई देखो, वाकई में जो डिवोर्स चाहता है, वाकई में लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल सेपरेशन करके वो आगे बढ़ना चाहता है। तो लड़की ने जब बैंगल्स भी, मतलब कोई डिमांड नहीं, कोई वो नहीं, कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं, कुछ नहीं, केवल म्यूचुअल कंसेंट से हमारी शादी डेड है, हम सब छुटकारा चाहते हैं, तो बैंगल्स भी उसने कहा कि वी आर गिविंग हिम, हम उनको वापस कर रहे हैं। और अब भैया बस कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, और ये बड़ी खबर के रूप में लिया गया कि भाई ऐसा भी आज के समाज में क्या होता है, लेकिन हुआ है, ऑर्डर में लिखा गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।